Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome all of you online class of biology. जी तो आप सब टेक्स्ट बुक निकाल लें क्लास 9th का और अपने साथ पेंसिल भी पकड़े, इसके अलावा स्टिकी नोट्स भी अपने साथ पकड़े, ठीक है। या अपने बुक के पेज के ऊपर अटैच करें आप लोग, जहाँ पे एक्स्ट्रा नॉलेज होगा तो आप लोगों ने नोट करना है। अच्छा जी, तो कल की लेक्चर की थोड़ी समरी बता दूं, ठीक है। आप लोग को मैंने होमवर्क भी दिया था कि आप लोगों ने सेल मेम्ब्रेन का बिल्कुल क्लियर डायग्राम बनाना है, ठीक है। होप सो कि आप लोगों ने किया होगा। आप लोगों ने होमवर्क मस्ट करना है, ठीक है, क्योंकि इंसान जब घर में से बैठ जाता है और स्कूल नहीं जाता तो फिर मतलब जब वो स्कूल का काम नहीं करता तो फिर उसको चीज़ें याद नहीं रहती, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, डेली बेसिस पे होमवर्क करना है। इसके अलावा लेक्चर्स देखने हैं, ठीक है। ऑनलाइन लेक्चर्स रेगुलर आप लोगों ने देखने हैं, ठीक है। क्लास भी लेनी है। सपोज अगर आप लोगों से कोई चीज़ स्किप होती है तो फिर आप लोगों ने वो चीज़ जो है वो देखनी है कि कौन कौन से पॉइंट जो है वो स्किप हुए हैं हमसे। इसके अलावा अगर प्रीवियस लेक्चर के बारे में आप लोग को बता दूं तो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था सेल मेम्ब्रेन के बारे में, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेल मेम्ब्रेन के बारे में हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या पढ़ा था, इसकी लोकेशन पढ़ी थी कि सेल मेम्ब्रेन जो है ये सेल वॉल के बाद नेक्स्ट लेयर है। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स है लाइक फंजाई है, बैक्टीरिया है, प्रोटेस्ट है, तो उसमें सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेकंड पार्ट है। इसके अलावा जो एनिमल्स है तो वहाँ पर सेल मेम्ब्रेन जो है ये फर्स्ट पार्ट है सेल का। इसके अलावा अगर हम देख ले तो सेल मेम्ब्रेन जो है इसका क्या काम है, तो इट एक्ट एज अ सिक्योरिटी गार्ड, ठीक है। लाइक जो सिक्योरिटी गार्ड का काम क्या होता है कि गेट पे खड़ा होता है, उन लोगों को अलाउ करता है जिनके साथ मतलब जिसके साथ कुछ ऐसी मटेरियल ना हो, ठीक है, जो किसी भी फंक्शन या स्कूल या इसके अलावा किसी और इंस्टीट्यूट के लिए हार्मफुल हो, और उन लोगों को अलाउ करता है जिसके साथ ऐसी चीज़ें ना हो जो हार्मफुल हो, ठीक है। तो इसी तरह ये सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये पार्शली जो है ये अलाउ करता है, उन चीज़ों को अलाउ करता है जो क्या है, जो बेनिफिशियल है सेल के लिए, और उन चीज़ों को अलाउ नहीं करता जो बेनिफिशियल नहीं है, हार्मफुल है सेल के लिए, ठीक है। इसके अलावा हमने लास्ट में जो था वो क्लास फिनिश हुआ था और ये चीज़ें रह गई थी, तो इसको दोबारा मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करवा दूँ। आप लोग पेज 72 निकाल ले सब। पेज 72 में आप लोग के साथ लास्ट लाइन में है कि मेम्ब्रेन आल्सो एक्ट एज अ रिसेप्टर साइट फॉर रिकॉग्नाइजिंग हार्मोन्स। मेम्ब्रेन जो है ये एज अ रिसेप्टर साइट काम करती है किसी भी हार्मोन को रिकॉग्नाइज करने के लिए। हार्मोन के बारे में आप लोग जाने, हार्मोन जो है दिस इज प्रोटीनिशियस, ठीक है। बेसिकली ये प्रोटीन से बने हैं और ये जो है क्या काम करते हैं, ग्रोथ में हेल्प करते हैं, डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। हमारी जो ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है, इसके अलावा हम में जो चेंजेस आते हैं, ठीक है, टाइम के साथ साथ, ग्रोथ के साथ साथ, तो ये हार्मोन्स करते हैं। तो अब इधर हार्मोन्स का क्या काम है कि सपोज अगर सेल के अंदर किसी भी हार्मोन ने जो है वो एंट्री करनी होती है, ठीक है। रिसेप्टर का मतलब एक्सेप्टिंग साइट। जाहिरी बात है हमारी बॉडी के डिफरेंट सेल्स है और हर एक सेल की रिक्वायरमेंट अलग है, सबकी सेम तो नहीं है ना। अब बोन्स को विटामिन डी चाहिए, इसके अलावा स्किन को विटामिन ई चाहिए, इसके अलावा दूसरे बॉडी ऑर्गन्स को डिफरेंट मटेरियल्स चाहिए। तो ये सेल मेम्ब्रेन क्या करते हैं कि सेल मेम्ब्रेन जो है ये उसी हार्मोन्स को जो है वो अलाउ करेंगे जो सेल के लिए बेनिफिशियल हो, ठीक है। लाइक आप लोग वेस्ट मटेरियल को तो अंदर नहीं छोड़ते ना, आप लोग उन्हीं चीजों को यूज करते हैं जो आप लोग को फायदा दे, ठीक है। उस चीजों को तो आप लोग यूज नहीं करते ना जो आप लोग को फायदा ना दे। तो इसी तरह ये जो है ये रिसेप्टर साइट काम करता है, हार्मोन्स को रिकॉग्नाइज करता है कि कौन से सेल को कौन से हार्मोन्स चाहिए, ठीक है। लाइक अगर हम बात करें तो सिंपल एक हार्मोन जो है वो मैं लूंगी, लाइक पेनक्रियास है। पेनक्रियास जो है ये हार्मोन काम करता है और इसका काम क्या है कि जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज लेवल ज्यादा हो जाता है तो डायबिटीज का खतरा होता है, ठीक है। ग्लूकोज लेवल की ज्यादा होने की वजह से डायबिटीज का खतरा होता है। जिस तरह आप लोग कहते हैं कि बॉडी का ग्लूकोज लेवल ज्यादा हो गया, शुगर का लेवल ज्यादा हो गया, तो इट्स मीन डायबिटीज हो गई, शुगर की डिजीज हो गई। तो इस एक्सेस शुगर को जो है वो कन्वर्ट करता है किस चीज में, जो ज्यादा शुगर है इसको कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन में, और फिर ये ग्लाइकोजन जो है ये बेसिकली फैट है, अब ये शुगर नहीं है।
तो ये फैट जो है ये कहाँ पे स्टोर होते हैं, ये लिवर के अंदर स्टोर होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये न्यूरोट्रांसमीटर काम करता है, ठीक है, और अदर केमिकल्स। न्यूरोट्रांसमीटर कैसे काम करता है कि ये सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो है ये चार्जेस होते हैं, ठीक है, और इस चार्जेस का काम क्या है कि कभी कभार जब बाहर पॉजिटिविटी ज्यादा होती है, ठीक है, तो बाहर से अंदर की तरफ मूवमेंट होती है, और अगर अंदर नेगेटिविटी ज्यादा होती है तो इस तरह मूवमेंट होती है। ये मूवमेंट क्यों होती है, ये मूवमेंट फूड मटेरियल को ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है, पोलराइजेशन होती है, चार्ज डिस्टर्ब होते हैं तो फूड मॉलिक्यूल की मूवमेंट होती है। लाइक आप लोग कहते हैं ना कि जब करंट जो है जब चार्जेस फ्लो करते हैं तो इस रिजल्ट क्या प्रोड्यूस होता है, करंट प्रोड्यूस होता है। इसके अलावा अगर हम देख ले तो इसका जो कॉन्सेप्ट था वो सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था कि ये एक सैंडविच की तरह है, इसका अपर और लोअर लेयर जो है ये लिपिड से बना है और अंदर इसकी प्रोटीन्स हैं। तो इसके अलावा ये 72 पेज पे आप लोग के साथ है साइंटिफिक इंफॉर्मेशन, इनको भी पढ़ लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया in eukaryotic cell many organelles like mitochondria, chloroplast, Golgi apparatus and endoplasmic reticulum are also bonded by cell membrane। अच्छा, हमारे पास एक सेल है, ठीक है, और सेल के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेलीज है। मैंने आप लोग को कहा था ना कि कलेक्टिवली प्लांट सेल है और इनके अंदर अगर गोल्जी बॉडीज है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है या इसके अंदर राइबोसोम्स है, तो ये सारे कलेक्टिवली जो है ये क्या कहलाते हैं, दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनेलीज। तो ऑर्गेनेलीज का जो आउटर लेयर है वो भी सेल मेम्ब्रेन से ही बना है, ठीक है। इट्स मीन कि कलेक्टिवली इट इज आल्सो फॉर्म बाय सेल मेम्ब्रेन, और अंदर जितनी भी ऑर्गेनेलीज है तो वो भी सेल मेम्ब्रेन से मिलके बने हैं। आज जो हमारा टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करेंगे तो वो क्या है कि साइटोप्लाज्म है, ठीक है। आज हम साइटोप्लाज्म को डिस्कस करेंगे। सेल वॉल इज द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ सेल, सेल मेम्ब्रेन इज द नेक्स्ट वन पार्ट ऑफ द सेल, एंड नाउ वी स्टडी साइटोप्लाज्म, ठीक है। साइटोप्लाज्म को अगर हम डिस्कस करें तो साइटोप्लाज्म को डिस्कस करने से पहले आप लोग इनकी समरी देख ले। साइटोप्लाज्म का नेचर कैसे है, इनके कितने पार्ट्स हैं, इनके फंक्शंस क्या है और इनकी कंपोजिशन क्या है, यानी ये किस चीज से बनी है। साइटोप्लाज्म इट इज द रीजन, अब आप अभी आप लोग स्लाइड की तरफ देख ली, ठीक है, आप लोग का बुक पेज 73 पे है, लेकिन अभी स्लाइड की तरफ आप लोग कॉन्सेंट्रेट करें। साइटोप्लाज्म इट इज द रीजन of the cell which is present between the cell membrane and nuclear membrane, containing a variety of cell organelle and other substances such as insoluble waste or strong products। साइटोप्लाज्म जो है ये कौन सा रीजन है, साइटोप्लाज्म वो रीजन है जो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान होगा, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान जो रीजन है उसको क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसको समझने के लिए आप लोग निकाले बुक पेज 71, बुक पेज 71 निकाल ले और उसमें आप लोग एनिमल सेल को देख ले। एनिमल सेल को एनिमल सेल का ये जो आउटर कवरिंग है ये क्या है, बुक पेज 71 पे देखिए, आउटर कवरिंग जो है ये सेल मेम्ब्रेन है। फिर इसके बाद न्यूक्लियस आ जाता है, तो न्यूक्लियस का जो आउटर कवरिंग है उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। इट्स मीन के सेल के अंदर जो फर्स्ट पार्ट है वो सेल मेम्ब्रेन है, और सेल मेम्ब्रेन के बाद जो न्यूक्लियस की आउटर पार्ट है, ये आप लोग के लिए शो किया है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस है, और न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस की ये जो आउटर पार्ट है तो इसको क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो साइटोप्लाज्म जो है ये फ्लूइड है, ये वाटरी सब्सटेंस है, और ये कहाँ पे मौजूद है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान जितना भी फ्लूइड है, जितना भी मॉइस्ट मटेरियल है उसको क्या कहते हैं, उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसके बाद अगर हम देख ले तो कंटेनिंग ऑफ सेल ऑर्गेनेली, ठीक है, एंड मेम्ब्रेन कंटेनिंग ऑफ सेल ऑर्गेनेली एंड अदर सब्सटेंस सच एज वेस्ट आर स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट्स। इसमें वेस्ट प्रोडक्ट्स भी होते हैं और कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी होते हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल है। इट्स मीन कि इसमें हार्मफुल प्रोडक्ट्स भी है और बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स भी है। इसके अलावा अगर हम इनकी नेचर को देख ले तो साइटोप्लाज्म इज एक्वस एंड ट्रांसलूसेंट रीजन ऑफ द सेल। साइटोप्लाज्म जो है ये एक्वस है, एक्वस का मतलब वाटरी पार्ट है, ठीक है, दिस इज बेसिकली वाटर, ये वाटरी पार्ट है, और इसके अलावा ये जो है ये ट्रांसलूसेंट रीजन है।
अब हमारे पास टू टाइप्स मटेरियल्स आ जाते हैं, एक ट्रांसलूसेंट है और एक ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट वो मटेरियल होते हैं जिनसे लाइट पास होती है, ठीक है, आप लोग पढ़ते हैं ना, ट्रांसपेरेंट वो मटेरियल होते हैं जिनसे लाइट पास होती है, और ट्रांसलूसेंट वो मटेरियल है जिनसे लाइट पास नहीं हो सकती। तो ये साइटोप्लाज्म जो है ये ट्रांसलूसेंट है, इट्स मीन के इनसे जो है लाइट पास नहीं होगी, ठीक है, मतलब पार्शली पास होगी। ट्रांसपेरेंट की तरह ज्यादा इनसे लाइट पास नहीं होगी। जिस तरह आप लोग वाटर को पढ़ते हैं तो वाटर जितना भी प्योर होगा, जितना भी जो है ये मतलब उसमें मटेरियल्स नहीं होंगे, प्योर होंगे, तो उनसे लाइट जो है वो ज्यादा पास होगा। लेकिन जब वाटर में मटेरियल होंगे तो उनसे लाइट ज्यादा पास नहीं होगा, ठीक है। तो ट्रांसलूसेंट का मतलब ये पार्शली लाइट को अलो करते हैं, ट्रांसपेरेंट की तरह ज्यादा इनसे लाइट पास नहीं होती। इसके अलावा अगर हम देख ले पार्ट्स ऑफ साइटोप्लाज्म, तो साइटोप्लाज्म के जो है वो टू पार्ट्स है, एक सॉल्युबल पार्ट है और दूसरा इनसॉल्युबल पार्ट है। साइटोप्लाज्म की टू पार्ट्स है, एक सॉल्युबल है एक इनसॉल्युबल है, ठीक है। तो ये सॉल्युबल पार्ट जो है, द सॉल्युबल पार्ट इज अबाउट 70% वाटर, इसमें 70% वाटर होता है और वाटर के साथ साथ 70% इसमें वाटर होता है, और इसके अलावा दूसरा and forms a solution, और इसके अलावा ये solution बनाते हैं which contain all the fundamental biochemical of life। अच्छा, साइटोप्लाज्म का जो सॉल्युबल पार्ट है वो सेल का 70% होता है, ठीक है, और इसके अंदर सारे बायोकेमिकल्स होते हैं जो हमारी लाइफ के लिए चाहिए, जो हमारी लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है, जिसपे हमारी लाइफ डिपेंड करती है। इसके अलावा जो दूसरा पार्ट है वो इनसॉल्युबल पार्ट है। द इनसॉल्युबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनेलीज। जो इनसॉल्युबल पार्ट है तो उसके अंदर जो है वो डिफरेंट ऑर्गेनेलीज मौजूद है, ठीक है, बिकॉज डिफरेंट ऑर्गेनेलीज आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। ऑर्गेनेलीज तो डिसॉल्व नहीं है, अगर सपोज ऑर्गेनेलीज डिसॉल्व होते तो फिर सेल के अंदर ये सारी ऑर्गेनेलीज जो है ये डिसॉल्व हो जाते और हमें एज सच नजर नहीं आते। तो साइटोप्लाज्म का जो सॉल्युबल पार्ट है तो ये बनाता है 70%, ठीक है, और बाकी जो 30% है वो इनसॉल्युबल है। इनकी सॉल्युबल पार्ट में सोल्यूशन होता है और उस सोल्यूशन में फंडामेंटल बायोकेमिकल्स होते हैं। फंडामेंटल बायोकेमिकल्स का क्या मतलब है? फंडामेंटल बायोकेमिकल का ये मतलब है कि इसके अंदर जो है वो हमारे लिए न्यूट्रिएंट्स मौजूद है, मिनरल्स मौजूद है, इसके अलावा फैट्स मौजूद है, ठीक है, प्रोटीन्स है। तो ये सारी चीजें जो है ये सेल की ग्रोथ के लिए चाहिए, ठीक है। सेल की ग्रोथ के लिए क्यों चाहिए? क्योंकि सेल जो है ये लिविंग है, ठीक है, सेल इज अ लिविंग। अगर ये लिविंग है तो इट्स मीन के इसकी लिविंग होने के लिए, इसको जिंदा रहने के लिए डिफरेंट मटेरियल्स चाहिए, और ये सारी मटेरियल जो है ये साइटोप्लाज्म के सॉल्युबल पार्ट में होते हैं। और ये सॉल्युबल पार्ट जो है ये सेल का कितना परसेंट बनाती है? 70% बनाती है। इट्स मीन कि साइटोप्लाज्म जो है इसमें वो फंडामेंटल और इम्पोर्टेंट पार्टिकल्स होते हैं जो हमें चाहिए। इसके अलावा जो इनसॉल्युबल पार्ट है तो इनसॉल्युबल पार्ट में हमारे साथ ऑर्गेनेलीज है, ठीक है। ऑर्गेनेलीज में हमारे साथ क्या आ जाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ जाता है, इसके अलावा गोल्जी बॉडीज आ जाती है, इसके अलावा जो है राइबोसोम्स आ जाते हैं, वैक्यूल्स आ जाते हैं। तो ये सारी ऑर्गेनेलीज क्या है? दिस इज नॉट सॉल्युबल। इसके बाद अगर नेक्स्ट हम देख ले तो हमारे साथ कंपोजिशन आ जाती है। साइटोप्लाज्म कंप्राइजेस ऑफ वाटर, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स एंड सॉल्ट्स एटसेट्रा। साइटोप्लाज्म के जो सॉल्युबल पार्ट है तो उसमें वाटर है, प्रोटीन्स है, फैट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है और इसके अलावा सॉल्ट्स हैं, ठीक है। ये सारे जो है ये सेल की ग्रोथ के लिए चाहिए। लाइक अगर हम प्रोटीन्स की बात करें तो प्रोटीन्स जो है हमारी बॉडी के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स लाइक हेयर, नेल्स, बोन्स, ये सारे प्रोटीन्स से बने हैं। इवन कि हमारी बॉडी में जो हार्मोन्स है वो किस चीज से बने हैं? वो प्रोटीन्स से बने हैं। इट्स मीन कि प्रोटीन्स जो है दिस प्ले इंपॉर्टेंट रोल फॉर आवर बॉडी कंस्ट्रक्शन। इसके अलावा अगर फैट को देख ले तो फैट भी हमारे लिए जरूरी है। कैसे जरूरी है? ये हमारे डिफरेंट पार्ट्स को मॉइस्ट रखती है, ठीक है। मॉइस्ट की वजह से ये जो मूवमेंट होती है तो वो इजली होती है, मतलब इट प्रोवाइड लुब्रिकेशन,
ठीक है। जो आप लोगों ने नोट किया होगा, जो सरफेस जो है वो गीला होता है, थोड़ा सा मॉइस्ट होता है, तो उस सरफेस पर मूवमेंट इजली होती है। ठीक है, ये हमारे बोन्स जहाँ पे अटैच होते हैं, जहाँ पे जॉइंट होता है, आप लोग अपने हाथ को देख ले, आप लोग के हाथ में जिस जगह पे मूवमेंट होती है उस जगह को जॉइंट कहते हैं। तो वहां पर भी एक फ्लूइड होता है जिसको साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। ठीक है, साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। इसकी वजह से आप लोग की जो जॉइंट्स की मूवमेंट है वो इजली होती है। इसके अलावा अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स को देख ले, तो कार्बोहाइड्रेट्स तो एक हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है, और एनर्जी के साथ साथ जो है दूसरे फंक्शंस में भी हेल्प करती है, एनर्जी भी प्रोवाइड करती है। इसके अलावा बॉडी को हेल्दी भी रखती है। इसके अलावा अगर हम साल्ट्स की बात करें, तो साल्ट्स भी हमारी बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन कम अमाउंट में। ज्यादा अमाउंट जो है वो इनसे फिर डिफरेंट डिजीज काज होते हैं। तो ये सारे जितनी भी न्यूट्रिएंट्स है ये सॉल्युबल है, ठीक है, साइटोप्लाज्म पार्ट में। और ये किस चीज को नरिश करते हैं, किस चीज को फायदा देते हैं? सेल को। इट्स मीन सेल को जो फूड मटेरियल चाहिए, तो वो सेल के कौन से पार्ट में होते हैं? जी, कौन से पार्ट में होते हैं? वो सेल के साइटोप्लाज्म में होते हैं। अच्छा, सेल के अंदर कोई चीज आ रही है, किसी चीज ने एंट्री देनी है, तो वो किसके जरिए एंट्री देंगी? सेल मेम्ब्रेन के जरिए देंगी। अब सेल को कोई चीज जो है वो प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो ये प्रोटेक्शन इनको किस चीज से मिलेंगी? प्रोटेक्शन इनको मिलेंगी सेल वॉल से। ठीक है, बिकॉज सेल वॉल इज द फर्स्ट लेयर ऑफ द सेल। ठीक है, ये सेल का फर्स्ट लेयर है और ये सेल को प्रोटेक्ट करती है डिफरेंट एनिमीज से। ठीक है, इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट देख ले, तो रीजन्स आ जाते हैं। साइटोप्लाज्म के जो है वो 2 रीजन्स हैं। एक हमारे पास एक्टोप्लाज्म है और दूसरा हमारे पास एंडोप्लाज्म है। एक्टो के नाम से मेंशन हो रहा है, दिस इज द आउटर मोस्ट रीजन, एंड एंडोप्लाज्म इज द इनर मोस्ट रीजन। इट इज द रीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म विच इज नियर टू द सेल मेम्ब्रेन। ये साइटोप्लाज्म का वो रीजन है जो सेल मेम्ब्रेन के करीब होगा। इट्स मीन दिस इज द आउटर मोस्ट पार्ट। ठीक है, अगर सेल मेम्ब्रेन के करीब है तो ये आउटर मोस्ट पार्ट होगा, और एंडोप्लाज्म जो है ये इनर मोस्ट पार्ट होगा, एंड इट इज लाई बीनीथ द एक्टोप्लाज्म। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट देख ले, तो हमारे साथ नेक्स्ट इनके फंक्शंस आ जाते हैं कि साइटोप्लाज्म के क्या फंक्शंस हैं। आप लोग के जहन में जो है वो क्या आइडिया आ रहा है कि साइटोप्लाज्म के क्या फंक्शंस होंगे? अगर ये जो है एक्ट करती है इज अ फ्लूइड, ठीक है, ये सब वाटरी सब्सटेंस एक्ट करती है, तो आप लोग के जहन में क्या आ रहा है कि इनके फंक्शंस क्या होंगे? हमारी बॉडी में फ्लूइड का क्या काम है? फ्लूइड क्या करती है? वाटर क्या करती है? यहाँ पर हम जो है बुक वाले डिस्कस कर लेते हैं, फिर आप लोगों ने होमवर्क में लेना है कि साइटोप्लाज्म की और क्या क्या फंक्शंस हैं। साइटोप्लाज्म प्रोवाइड्स केमिकल्स, साइट एंड कंडीशन फॉर वेरियस बायोकेमिकल एक्टिविटीज। बायोकेमिकल एक्टिविटीज का क्या मतलब है कि हमारे साथ जब कोई रिएक्शन होता है, ठीक है, आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा फर्स्ट चैप्टर में कि जब भी कोई रिएक्शन होता है तो उस रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए क्या चाहिए? रिएक्शन को हमेशा परफॉर्म करने के लिए वाटर चाहिए। ठीक है, वाटर के बगैर कोई रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। ड्राई चीजें रिएक्ट नहीं करती, जब हम इनको डिसॉल्व करते हैं तभी रिएक्शन होता है। तो रिएक्शन, तो कोई भी बायोकेमिकल एक्टिविटीज हो, कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन हो, तो इसको परफॉर्म करने के लिए क्या चाहिए? वाटर चाहिए। अब साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म जो है दिस इज द वाटरी पार्ट ऑफ द सेल। तो साइटोप्लाज्म में क्या होगा? डिफरेंट चीजें जो है वो डिसॉल्व होगी, ठीक है, रिएक्शन होगा, और जब रिएक्शन होगा तो इस रिजल्ट हमारे पास प्रोडक्ट्स बनेंगी और डिफरेंट एक्टिविटीज होंगी। लाइक अगर हम बात करें कि हम ग्लूकोज का जो प्राइमरी सोर्स है, जो मेन सोर्स है, वो कौन है? प्लांट्स है। प्लांट्स हमारे लिए ग्लूकोज का मेन सोर्स है। प्लांट ये ग्लूकोज कैसे बनाते हैं? विद द हेल्प ऑफ अ प्रोसेस, जिसको हमने कल डिस्कस किया था, विद द हेल्प ऑफ अ प्रोसेस विच इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटो मीन लाइट एंड सिंथेसिस मीन प्रिपरेशन। किस चीज की प्रिपरेशन? फूड की प्रिपरेशन। अब ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जब होता है तो इसमें क्या इज अ रिजल्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, इसमें वाटर जो है वो कंबाइन हो जाता है। ठीक है, कल भी मैंने ये रिएक्शन लिखा था। वाटर कंबाइन होता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और इस रिजल्ट हमारे साथ बनता है ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज बनता है, और C6H12O6 ग्लूकोज का है, और ऑक्सीजन भी रिलीज होता है।
तो ये हमारे साथ फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है। दिस इज अ बायोकेमिकल एक्टिविटी, दिस इज अ बायोकेमिकल रिएक्शन। और ये रिएक्शन किस चीज के प्रेजेंस में हो रहा है? वाटर के प्रेजेंस में। इट्स मीन कि वाटर जो है वो किसी भी रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए जरूरी है। अच्छा, यहाँ पे है कि बायोकेमिकल, बायो का वर्ड जो है ये लाइट से निकला है, केमिकल का मतलब डिफरेंट रिएक्शंस, ठीक है। डिफरेंट रिएक्शंस होते हैं तो हमारी बॉडी में डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं। लाइक अगर इधर आप लोग देख ले तो इधर फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है। ये ऑक्सीजन जो है ये हम किस लिए यूज करते हैं? ये हम यूज करते हैं किस चीज में? शाबाश, आप लोग बता दी, ब्रीथिंग में यूज करते हैं, ठीक है। आप लोग जो सांस ले रहे हैं तो आप लोग अंदर कौन सी गैस ले जा रहे हैं? जी, ऑक्सीजन ले जा रहे हैं, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन जो है ये ब्रीथिंग में यूज होता है। और ये जो ग्लूकोज है तो दिस प्रोवाइड एनर्जी, ये हमें क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी। लेकिन ये हमें एनर्जी तब प्रोवाइड करेगा जब इसकी ब्रेकडाउन हो जाए, ठीक है। इसकी जब ब्रेकडाउन होती है, यानी हम सिंपल पढ़ते हैं कि लार्ज मॉलिक्यूल्स की कन्वर्जन होती है जब स्मॉल में, तो इस रिजल्ट हमारे पास क्या रिलीज होती है? एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। और इस एनर्जी को हम कहाँ पे यूज करते हैं? डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए यूज करते हैं। तो वाटर जो है वो क्या, आप लोग सपोज मैं सिंपल एग्जांपल दे दूं कि आप लोग के पास जो है वो कोई भी चीज हो, चाहे वेस्ट मटेरियल हो चाहे यूजफुल मटेरियल हो, और उनको आप लोग एक जगह पे रख दें, तो वो उसी जगह पे तब तक जो है वो पड़ा होगा जब तक कोई भी वाटर या आप लोग खुद उसको मूवमेंट ना दे, या वाटर इनको अपने साथ जो है वो क्या ड्रेन आउट ना कर ले, ठीक है। ये तभी जो है इसकी रन अप तब होगी जब इनको जो है वो वाटर ड्रेन करेंगी, ठीक है। या इसके अलावा आप लोग खुद उठाओगे, तो इट्स मीन कि किसी भी रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए क्या चाहिए? वाटर चाहिए। अगर सपोज सेल जो है वो बिल्कुल ड्राई होता तो एज सच कोई बायोकेमिकल एक्टिविटीज ना होती, ना ऑक्सीजन रिलीज होता, ना ग्लूकोज बनते, ना हमारे साथ जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता, ना वाटर होती, कोई चीज भी ना होता, और इस रिजल्ट सेल की क्या हो जाती? डेथ हो जाती, ठीक है। इसके अलावा अगर हम सेकंड फंक्शन देख ले, इट इज आल्सो द स्टोर हाउस ऑफ वेरियस सेल ऑर्गेनेलीज सच एज माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज एंड राइबोसोम। ये एज अ स्टोर हाउस काम करता है। कैसे काम करता है कि ये जो साइटोप्लाज्म है इसका अगर हम रीजन देख ले, लोकेशन देख ले, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर और सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो रीजन है तो उसको क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर और सेल मेम्ब्रेन की नीचे, बीनीथ, ठीक है। तो ये रीजन जो है ये क्या है? दिस इज साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म में डिफरेंट मटेरियल रिलीज होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया अपनी एनर्जी रिलीज करता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये पावर हाउस है। किस चीज की पावर हाउस है? यहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है। गोल्गी बॉडीज में जो है वो डाइजेशन होती है, फूड मटेरियल्स कलेक्ट होते हैं। राइबोसोम में प्रोटीन की सिंथेसिस होती है जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये सारे मटेरियल जो है ये कहाँ पे रिलीज करते हैं? अपने स्टोर हाउस में रिलीज करते हैं। और इनका स्टोर हाउस कौन है? वो है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में रिलीज करते हैं और फिर यहाँ से इनकी क्या होती है? डिस्ट्रीब्यूशन होती है, ठीक है। तो ये तो इनके फंक्शंस हो गई, ठीक है। एक दफा दोबारा रिपीट करवा दो, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे। इसमें हमने पढ़ लिया साइटोप्लाज्म के बारे में। हमने क्या पढ़ा कि दिस इज द फ्लूइड पार्ट ऑफ द सेल, इसको सेल मैट्रिक्स भी कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देख ले तो ये जो है ये एमॉर्फस होता है, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स है, अपने साथ नोट कर ले। साइटोप्लाज्म जो है दिस इज एमॉर्फस स्ट्रक्चर। एमॉर्फस स्ट्रक्चर जो है हमारे पास दो तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। क्रिस्टलाइन होता है, एक एमॉर्फस होता है। एमॉर्फस स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर होता है जिसमें किसी भी मॉलिक्यूल्स या किसी भी एटम की अरेंजमेंट जो है वो प्रॉपर ना हो, इररेगुलर हो, ठीक है। जब इररेगुलर अरेंजमेंट होती है किसी भी एटम की या किसी भी मॉलिक्यूल की, तो उसको कौन सा स्ट्रक्चर कहते हैं? एमॉर्फस स्ट्रक्चर कहते हैं। जब हम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर को देखते हैं तो वहां पर बिल्कुल रेगुलर अरेंजमेंट होती है। इट्स मीन वी कैन से दैट इन प्लांट और एनिमल सेल देयर इज नो रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनेलीज एंड अदर सब्सटेंस, ठीक है। इसमें बिल्कुल प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंजमेंट नहीं होती बिकॉज इट इज एमॉर्फस स्ट्रक्चर, इसमें इररेगुलर होती है। इसके अलावा ट्रांसलूसेंट के बारे में हमने पढ़ा कि ये ट्रांसलूसेंट है, दिस इज अलो पार्शली लाइट नॉट फुली लाइट। जिस तरह ट्रांसपेरेंट होता है उससे फुली लाइट पास होता है,
तो ये ट्रांसलूसेंट है। यहाँ पर मैं थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज आप लोग को दे दूं कि साइटोप्लाज्म के जो है इनके सॉल्युबल और इनसॉल्युबल पार्ट्स के बारे में भी हमने पढ़ा, लेकिन इनकी एग्जाम्पल देखिए, ठीक है। इनका जो सॉल्युबल पार्ट है तो उधर क्या होता है, एग्जाम्पल्स में आप लोग के लिए इधर लिख रही हो कि इनका जो सॉल्युबल पार्ट है तो वहाँ पे डिफरेंट बायोकेमिकल लाइफ के लिए डिफरेंट मटेरियल्स होते हैं, ठीक है। इनके सॉल्युबल पार्ट में इधर इनके सॉल्युबल पार्ट में वाटर होता है, वाटर के साथ जो है वो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज के साथ अमाइनो एसिड्स होते हैं, ठीक है। ये सॉल्युबल पार्ट के अंदर ये चीजें हैं, अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स के साथ इधर जो है फैटी एसिड होते हैं। इसके बाद मैं एक्सेट्रा का वर्ड लगा रही हूँ, इट्स मीन की और भी सब्सटेंस है, लेकिन आप लोग जो है वो जस्ट ही लिखें। इसके बाद जो इनसॉल्युबल पार्ट है तो इनसॉल्युबल पार्ट में जो है वो हमारे पास इनसॉल्युबल पार्ट में हमारे पास जो है वो आ जाता है प्रोटीन्स, फैट्स, ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं, ठीक है। इनसॉल्युबल पार्ट्स में हमारे पास आ जाता है इधर प्रोटीन्स आ जाते हैं और प्रोटीन्स के साथ साथ जो है वो नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं फैट्स। इधर जो है प्रोटीन्स है, फैट्स है, इट्स मीन अगर हम कहें तो इनके जो सॉल्युबल पार्ट है इसमें जो है वो स्मॉल मटेरियल होते हैं, ठीक है। स्मॉल मटेरियल हमारे साथ क्या है, वाटर है, ठीक है। लाइक आप लोग बात करते हैं कि हमारे साथ लार्ज मॉलिक्यूल्स है और स्मॉल मॉलिक्यूल्स है। स्मॉल मॉलिक्यूल्स में वाटर आ जाता है, ग्लूकोज आ जाता है, अमाइनो एसिड्स आ जाते हैं, फैटी एसिड्स आ जाते हैं। आप लोग स्मॉल और लार्ज में कंफ्यूज ना हो, ठीक है। स्मॉल और लार्ज में आप लोग कंफ्यूज ना हो। लार्ज जो है मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो फर्दर यूनिट से मिलके बने हो। लाइक अगर हम प्रोटीन्स की बात करें तो प्रोटीन्स जो है ये फर्दर स्मॉल यूनिट से मिलके बना है। इनकी कौन कौन सी यूनिट्स हैं, इनकी जो यूनिट्स है वो अमाइनो एसिड्स है। इधर पैरेंथेसिस में लिख रही हूँ, इनकी जो यूनिट्स है वो अमाइनो एसिड्स हैं। दैट्स व्हाई वी कॉल दैट प्रोटीन इज अ लार्ज मॉलिक्यूल। इस वजह से हम कहते हैं कि प्रोटीन जो है वो लार्ज मॉलिक्यूल है, क्योंकि यहाँ पे क्या होते हैं, इनकी स्मॉल यूनिट्स हैं यानी अमाइनो एसिड्स। फैट जो है ये लार्ज मॉलिक्यूल क्यों है, क्योंकि फैट भी स्मॉल यूनिट से मिलके बना है और इनकी जो स्मॉल यूनिट्स है वो ग्लाइसेरोल है, ठीक है। आप लोग अपने साथ नोट कर लें, ग्लाइसेरोल है, ग्लाइसेरोल के साथ जो है वो फैटी एसिड्स हैं, ग्लाइसेरोल है और इसके अलावा फैटी एसिड्स है। तो ये इनसॉल्युबल पार्ट में है, ठीक है। इनसॉल्युबल पार्ट में ये आ जाते हैं और सॉल्युबल पार्ट में सारे स्मॉल मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं। अच्छा, इसके बाद अगर हम देख ले तो इसके हमने टू पार्ट्स पढ़े, एक्टोप्लाज्म, एंडोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म इज द आउटर मोस्ट रीजन एंड एंडोप्लाज्म इज द इनर मोस्ट रीजन, ठीक है। यहाँ पर अगर इनके फंक्शंस को देख ले तो इसमें वो सारे मटेरियल्स होते हैं जो किसी भी सेल की ग्रोथ के लिए चाहिए, वो सारे मटेरियल जो है वो इधर मौजूद होते हैं जी। तो समझ आ गई साइटोप्लाज्म की। आप लोगों ने होमवर्क में क्या लेना है कि साइटोप्लाज्म के 5 फंक्शंस लिखने हैं, लेकिन इन फंक्शंस के अलावा जो दूसरे फंक्शंस है बुक वाले आप लोगों ने बिल्कुल नहीं लिखने हैं, इसके अलावा जो दूसरे फंक्शंस है वो लिखने हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑन पेज 74। आप लोग निकाले पेज 74, निकाल लिया। चलिए पेज 74 पे आप लोग के साथ जो टॉपिक है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इसका हम डिस्कवरी पढ़ेंगे, सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन्स पढ़ेंगे, फंक्शंस पढ़ेंगे, टाइप्स पढ़ेंगे, लिपिड फॉर्मेशन पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स पढ़ेंगे। अगर इनकी डिस्कवरी को हम देख ले तो इसको डिस्कवर किया था कौन से साइंटिस्ट ने, पोर्टर ने किया था 1953 में। 1953 में इसको डिस्कवर किया था, कौन से साइंटिस्ट ने किया था, पोर्टर ने किया था। इसके बाद अगर इनकी एक्सप्लेनेशन की तरफ आ जाए, इट इज अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन फाउंड थ्रू आउट द सेल, the membrane from a series of sheets which enclose flattened sacs called cisterna. One end of endoplasmic reticulum is attached to the nuclear membrane. अच्छा, ये जो है ये एक सिस्टम है मेम्ब्रेन्स का। इसकी जो आउटर कवरिंग है, मैंने आप लोग को बताया था कि साइटोप्लाज्म के अंदर जितनी भी
सेल के अंदर जितनी भी ऑर्गेनेलीज है तो उसकी भी अपनी आउटर मेम्ब्रेन मौजूद है, ठीक है। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अ ऑर्गेनेली, ये ऑर्गेनेली है और इसका जो आउटर कवरिंग है ये मेम्ब्रेन से मिलके बना है और ये मेम्ब्रेन जो है ये एक सीरीज बनाती है। अगर आप लोग पेज 74 में देख ले, इनकी जो इस तरह की शीट्स देख ले तो ये बिल्कुल फोल्डेड फॉर्म में है, ठीक है। इस तरह शीट्स की फॉर्म में अरेंज है, जिस तरह आप लोग एक शीट का पाइल लेते हैं और उसको एक दूसरे के ऊपर अरेंज रखते हैं, तो इसी तरह ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो मेम्ब्रेन है वो भी शीट की तरह है। और इसको इनक्लोज किया है किस चीज ने? सिस्टर्ना ने इसको इनक्लोज किया है, ठीक है। इसकी जो इर्द गिर्द स्ट्रक्चर है उसको क्या कहते हैं? सिस्टर्ना। सिस्टर्ना क्या चीज है? ठीक है, इसका ये मतलब है कि स्टेक टुगेदर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है स्टेक टुगेदर, यानी ये फ्लैट एंड सेक्स होते हैं, ठीक है। वो आप लोग सिंपल नहीं पढ़ते। गन्ने का जो बंडल आप लोग बनाते हैं, गन्ने का बंडल कैसे होता है कि आप लोग जो है एक गन्ने को एक दूसरी के ऊपर, फिर दूसरी को तीसरी के ऊपर, इस तरह कलेक्टिवली आप लोग एक बंडल बना देते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं कि मतलब ये बंडल है, फ्लैट एंड सेक्स की तरह आप लोग को दिखाई देते हैं। One end of endoplasmic reticulum is attached to the nuclear membrane. याद रखिए कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो एक एंड है वो अटैच होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दोबारा वही पेज खोल दे, पेज 71 पे देखिए कि आप लोग के साथ एनिमल सेल की बिल्कुल मिड में न्यूक्लियस है और इनकी जो साइड्स है वहां पे क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान जो है आप लोग को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखाई दे रहा है। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ये जो एक एंड है तो वो किस चीज के साथ अटैच है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यहाँ पर आप लोग के साथ आप लोग को जो न्यूक्लियस दिखाया है, तो इस न्यूक्लियस की जी जो आउटर कवरिंग है, इसकी ये जो बाउंड्री है, तो इसको क्या कहते हैं? इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। और इसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ ये इसका एक एंड जो है ये अटैच होता है। आप लोग लेबलिंग में देख सकते हैं पेज 71 पे, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इसको डिस्कवर किया था पोर्टर ने 1953 में, और इसकी जो मेम्ब्रेन है ये फाउंड थ्रू आउट द सेल, ठीक है। मतलब ये पूरी सेल में जो है ये फैली हुई है और ये शीट्स की तरह अरेंज है। और इसको इनक्लोज किया है किस चीज ने? सिस्टर्ना ने इनक्लोज किया है। इसका एक एंड अटैच है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ। फिर अगर हम इनके टाइप्स को देख लें तो इनकी टू टाइप्स है। एक हमारे साथ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है यानी SER, और एक हमारे पास जो है ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है यानी RER। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो ये नॉन ग्रेन्यूलर है, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है ग्रेन्यूलर की और नॉन ग्रेन्यूलर की। ग्रेन्यूलर की सिंपल मीनिंग है दानेदार, ठीक है। जब किसी चीज के ऊपर जो है वो इस तरह के स्पोर्स होते हैं या उसके ऊपर डॉट्स होते हैं तो उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? ग्रेन्यूलर। इसके अलावा ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो ये नॉन ग्रेन्यूलर है। इट्स मीन कि इसके ऊपर जो है वो किसी तरह के स्पोर्स नहीं है। तो ये जो राइबोसोम्स हैं ये आर अटैच टू द सरफेस, ठीक है। इनकी सरफेस पे क्या अटैच है? राइबोसोम्स है, मतलब इनकी सरफेस पे डॉट्स नहीं है। इधर अटैच है क्या अटैच है? राइबोसोम्स अटैच है। इसके अलावा मेक इट स्मूथ, जो इनको क्या बनाती है? इनको स्मूथ बनाती है, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो है वो टू टाइप्स है, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और इसके अलावा दूसरा जो है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो क्या है? ये ग्रेन्यूलर है, ठीक है। ये ग्रेन्यूलर है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे साथ ग्रेन्यूलर है। पहले ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ लेते हैं, ठीक है। इसके बाद वो दूसरा पढ़ेंगे कि ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये रफ क्यों होता है? क्योंकि ये ग्रेन्यूलर स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर डॉट्स होते हैं, ठीक है, स्पोर्स होते हैं। इसके अलावा इनके साथ क्या अटैच होते हैं? राइबोसोम्स अटैच होते हैं। राइबोसोम्स की वजह से इनका स्ट्रक्चर जो है वो ग्रेन्यूलर है, ठीक है, या सिंपल हम कहते हैं कि दानेदार है।
आप लोग को डायग्राम में बिल्कुल दिखाई दे रहा है कि इसमें के ऊपर छोटे छोटे स्पोर्ट्स नजर आ रहे हैं जिसको लेबल भी किया है कि ये क्या है, दिस इज राइबोसोम्स। ये जो है ये राइबोसोम्स है। अच्छा, आप लोग होमवर्क में ले ली, ठीक है। साइटोप्लाज्म को हमने हाफ पढ़ लिया और ये हाफ जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हाफ पढ़ लिया और ये हाफ फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आप लोग का होमवर्क क्या है कि आप लोगों ने साइटोप्लाज्म से रिलेटेड 5 फंक्शंस लिखने हैं, लेकिन वो फंक्शंस लिखने हैं जो आप लोग की बुक के साथ रिलेट ना करते हो। आप लोगों ने खुद से लिखने हैं कि साइटोप्लाज्म के क्या फंक्शंस हैं। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो हाफ रहता है तो इंशाल्लाह फिर कल कंटिन्यू करेंगे। जी अभी आप लोग क्वेश्चंस करें। जी जुबैर क्वेश्चन करें आप। एक्सक्यूज मी मैडम, ये ग्रेनुलर किसे कहते हैं? ग्रेन्यूलर का मतलब है दानेदार। जब किसी चीज के ऊपर स्पोर्ट्स होते हैं, छोटे छोटे धब्बे होते हैं, तो उसको ग्रेन्यूलर कहते हैं। अब इसको ग्रेन्यूलर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच है, राइबोसोम डॉट्स की फॉर्म में अटैच है। अगर आप लोग डायग्राम को देख ले पेज 74 पे देख ले 73 के ऊपर, तो आप लोग को बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा, ठीक है, कि इसके ऊपर जो है वो राइबोसोम्स अटैच है, लेबलिंग की हुई है 74 पेज पे। समझ आ गई? यस मैम। जलाल क्वेश्चन करें आप। जलाल क्वेश्चन करे, क्या क्वेश्चन है आपका? सलमान क्वेश्चन करे आप। सलमान मैडम क्वेश्चन नहीं है। नहीं है? Excuse me, madam. ठीक करे क्वेश्चन। Excuse me, madam. जी जी क्वेश्चन इस करे। हार्मोन पर जरा समझाए। हॉर्मोन्स का हार्मोन पर समझा। जरा अच्छा समझाए। अच्छा, हार्मोन्स जो है ये हमारी बॉडी में नेचुरली प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। बेसिकली ये प्रोटीन्स हैं, बेसिकली प्रोटीन से बने हैं। इसका काम क्या है? इसका काम है ग्रोथ, डेवलपमेंट। हमारी जो ग्रोथ होती है, बच्चों की ग्रोथ होती है, हमें जो डिफरेंट कैरेक्टर्स आते हैं ये हार्मोन्स की वजह से आते हैं, ठीक है। हमारी बॉडी में जो डिफरेंट चेंजेस आते हैं, लाइक वॉइस का थिक होना, ठीक है, ये सारे चेंजेस जो है ये हार्मोन्स की वजह से आते हैं। जी आमना क्वेश्चन करें आप। आमना मैम जी। मैम आपने यहाँ तो ये साइटोप्लाज्म के जो है ना 2 पार्ट्स बता दी, ये एक सॉल्युबल है, दूसरा वाला जी बिल्कुल, इनसॉल्युबल है। एक ये इनसॉल्युबल वाला अच्छा, सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है ना, तो उसमें एक पार्ट सॉल्युबल है, दूसरा इनसॉल्युबल है। जो सॉल्युबल पार्ट है तो उसमें चीजें डिसॉल्व होती है और जो इनसॉल्युबल है उसमें डिसॉल्व नहीं होती। लाइक सेल के अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडीज है, वैक्यूल्स है, राइबोसोम्स है, तो ये तो डिसॉल्व नहीं होते ना। अगर ये डिसॉल्व होते तो फिर तो हमें नजर नहीं आते, तो ये इनसॉल्युबल पार्ट है। और इसके अलावा जो डिफरेंट मटेरियल्स है, न्यूट्रिएंट्स है, बायोकेमिकल्स डिफरेंट जो हमारी लाइफ के लिए चाहिए, तो वो सॉल्युबल पार्ट में होते हैं। थैंक यू। टाइम है बस, चलिए।